तो पिछली क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया था। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन, अगला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह ये भी काम आएगा। अच्छा, और ये जो इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट है तो बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो स्टोइकोमेट्री वाली जो अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन थी उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स आ गए। पहला वाला था रेशियो निकाल कर, और दूसरा था पीओएसी, जो दोनों हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। तीसरा ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमारे पास तीसरा एक मेथड मिल जाएगा टू सॉल्व द स्टोइकोमेट्री रिलेटेड कैलकुलेशंस। तो अगर जो स्टोइकोमेट्री के हमारे पाप होंगे वो भी अगर हम ये पढ़ेंगे तो कई जगह हमारे वो धुल जाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स कोई इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, दो वर्ड को मिलके बना है ये, एक रेड और एक ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। पहली बात, किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अकेला नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि इस रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, अगर किसी का रिडक्शन होगा तो साथ ही साथ किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, इसीलिए ये टर्म आती है रिडॉक्स। क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अलोन कभी भी नहीं हो सकते, साथ में होंगे। और ऐसी रिएक्शन जिनमें साथ में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे हैं उसी को हम कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स वही दो वर्ड को मिला के हमने बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या हुआ कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऐसा क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या करा, हम साइंटिस्ट ने कुछ कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए जो कि ये रिडक्शन है ये ऑक्सीडेशन है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह दी। अच्छा, फिर उसके बाद देखा कि अच्छा ये तो कुछ ही रिएक्शन पे लगता है, सभी रिडॉक्स रिएक्शन पे नहीं लग पाता है, हम अलग अलग रिएक्शन में नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा रिडक्शन है कौन सा ऑक्सीडेशन है। तो ऐसा हमने फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करा कॉन्सेप्ट को। फिर मॉडिफाई करने के बाद फिर उसकी लिमिटेशन देखी कि कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन पे लग पा रहा है, तो और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया। करते 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 एक ऐसे कॉन्सेप्ट, फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए कि उसको उसको अगर हम अप्लाई कर दें तो सभी रिएक्शन में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में बता सकते हैं कि रिडक्शन किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। हम उस कॉन्सेप्ट से सब बता देंगे। तो अच्छा, तो हम पढ़ेंगे क्या, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कि पुराने वाले पढ़ेंगे कि नए वाले पढ़ेंगे। तो पढ़ना पड़े, मेन तो हमारा जो हम फाइनली काम लेंगे वो तो हम नए वाले से ही लेंगे, लेकिन पुराने वाले को भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि क्या थे। ये इसी तरीके की बात है जैसे कि हमने पहले जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम अलग अलग मॉडल्स पढ़ते हैं। पहले डाल्टन मॉडल पढ़ते हैं, फिर थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, फिर लास्ट में हमारे पास आता है वेव मैकेनिकल मॉडल। हाँ, लेकिन उसमें क्या था, उसमें उसका एक लिमिटेशन था कि वेव मैकेनिकल मॉडल में से भी हम सारी बातें नहीं बता पा रहे थे, यानी कि जो अल्टीमेटली हमारा फाइनल मॉडल था उसमें हम सारी बात नहीं बता पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में जो हम फाइनल कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे उससे हम सभी रिएक्शन के बारे में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बता पाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से जो कि था क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस हमें इनको धीरे धीरे समझ के फटाफट रफ्तार में से खत्म करते हैं। ठीक है, कि हमारा कोई चीज़ छूटे ना बस। अच्छा, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसने बोला ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिडक्शन क्या कहा, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। इसको हम क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल है सपोज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमारा मिल रहा है, बन के मिल रहा है MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो क्या हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया। ये जो मैग्नीशियम था इसमें हमारा क्या, इसमें हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या कह सकते हैं हम कि मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कह सकते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, मैग्नीशियम का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें लेते हैं HCl से HCl डिसोसिएट कर गया H2 और Cl2 में। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा HCl था, HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ H हो गया। अब रिमूवल ऑफ H भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो हमारा होता है, ऑक्सीडेशन ही। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि HCl जो है हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है,
यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। अच्छा, अब इसमें एक डाउट आ सकता है कि इसमें HCl में ऑक्सीडेशन तो वास्तविकता में क्लोरीन का हो रहा है। Cl आगे जब हम पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हो तो रहा है क्लोरीन का, यानी कि ऑक्सीडेशन होता तो है एलिमेंट्स का, लेकिन अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक बात है पहली बात तो, लेकिन क्लोरीन इस रिएक्शन में क्लोरीन इसका हो रहा है कि इसका हो रहा है, तो हम ऐसे केस पे बोल देते हैं कि उस कंपाउंड उस स्पीशीज का नाम बोल देते हैं, ना कि एलिमेंट का। तो ऐसे बोल देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसमें भी किसका हो रहा है, Cl माइनस का हो रहा है। ठीक है, H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, बेसिक है बिल्कुल, आगे हम पढ़ेंगे और। ठीक है, ऐसी रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल लेते हैं। H2 प्लस Br2 से मिलके क्या बना हमारा HBr। ठीक है, HBr बना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, Br2 में हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया, हमारा जो Br2 था इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ H। तो ये क्या हो गया, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो हमारा ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सिंपली लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ Br2। ठीक है, तो पूरी स्पीशीज का नाम लिख देते हैं। एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखो, एग्जांपल क्या है, सपोज हमने लिया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हमारा से डिसोसिएट हुआ Na और O2 में। अब सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड में क्या कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड का इस रिएक्शन में रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, मतलब सोडियम ऑक्साइड से हमने ऑक्सीजन निकाल ली, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ O हो गया। अब रिमूवल ऑफ हो गया तो सिंपली हम कह सकते हैं कि दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है, पूरा स्पीशीज बोल देंगे, रिडक्शन ऑफ Na2O। अब इसमें भी किसका हो रहा है वो आगे धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हमें समझ में आई कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो हम बता देंगे कि एडिशन या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो हमारा ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब एक बात हमें पता है कि सभी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थोड़ी इन्वॉल्व होते हैं। कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं हम जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन में हम कैसे बता पाएंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, यही इसकी लिमिटेशन है। तो नोट करके लिखते हैं। तो नोट अबव कॉन्सेप्ट could not define oxidation and reduction in all reactions अब जब नहीं डिफाइन कर पाया, क्यों नहीं डिफाइन कर पाया, कि सभी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अच्छा, तो अब क्या करा, तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, hence this concept was modified as following। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे मॉडिफाई करा देखते हैं। तो इस हम अब हमने सेकंड डेफिनेशन क्या करा, मतलब इसी पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट को ही मॉडिफाई करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या बोला, पहले बोला था तुमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना बोल के बोला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड।
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वही पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पुराना वाला एग्जाम्पल क्या था हमारा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिल रहा बन के रहा था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस पे हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो पता लग रहा है हमें, पिछले कॉन्सेप्ट से हमने बोला था कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही तो है। तो क्या हम ये तो बोल ही सकते हैं ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा ऐड हो रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन की बात करें, पिछली बार हम ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं बता पा रहे थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के लिए बता देंगे। देखो कैसे, ऑक्सीजन में क्या ऐड हुआ? क्या मैग्नीशियम ऐड हो गया? और मैग्नीशियम कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर एलिमेंट का एडिशन हो तो क्या हो गया ऑक्सीजन का? रिडक्शन। क्योंकि देखो, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ से हमने दोनों बातें बोल दी। पिछले से हम खाली बोल पा रहे थे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं। तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ Mg, बिकॉज उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ O2। ये चीज़ हम नए कॉन्सेप्ट से कह पा रहे हैं, उस मॉडिफाई करने के बाद उस कॉन्सेप्ट को कह पा रहे हैं, पहले नहीं कह पा रहे थे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इधर देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है हमारा? NaCl है सपोज, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारा टूट के दे रहा है सोडियम और साथ में क्लोरीन, ठीक है। तो अब हम क्या सोडियम क्लोराइड को कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड से हमारा, अगर सोडियम क्लोराइड पे देखते हैं किस में गया, एक तो Na में गया, ठीक है। Na में गया यानी कि NaCl से Na बना, मतलब क्या? रिमूवल ऑफ Cl। रिमूवल ऑफ Cl मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। बेसिक्स हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो आने ही चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक बॉन्डिंग और मोल कंसेप्ट तो प्री रिक्विजिट्स है इस चैप्टर के। ये 3 चैप्टर तो हमें यहाँ अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब रिडक्शन ऑफ NaCl, ठीक है। अब NaCl जा किस में रहा? और क्लोरीन में भी जा रहा है। क्लोरीन में, अगर क्लोरीन में भी जा रहा है यानी कि NaCl से Cl2 बनना, मतलब क्या? रिमूवल ऑफ Na हो गया। रिमूवल ऑफ Na हो गया मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो गया। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यानी कि इसमें NaCl का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और NaCl का रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ NaCl एंड रिडक्शन ऑफ NaCl दोनों ही हो रहा है। अच्छा, और उसमें अंदर किस, उसमें अंदर अंदर की बात करें तो, अंदर की बात करें तो सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का हो रहा है रिडक्शन और क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि Cl माइनस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन वही हम इस समय बात कर रहे हैं उस स्पीशीज के अंदर। स्पीशीज में क्या हो रहा है? स्पीशीज के अंदर अभी नहीं जा रहे, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ NaCl, रिडक्शन ऑफ NaCl, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसका भी मतलब ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बात आई? अब बात ये आई कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का फायदा भी हो गया कि हम ये चीज़ डिफाइन कर पाए, जैसे कि इसमें रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बता पाए। अच्छा, हम ऑक्सीजन से इसमें आगे बढ़ गए, लेकिन क्या इसमें भी हमारा देखो लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है
कि ज़रूरी थोड़ी है कि हर रिएक्शन में एडिशन या रिमूवल ही हो रहा हो किसी एलिमेंट का, हो सकता है ना हो रहा हो किसी, कई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन और रिमूवल ना हो रहा हो किसी एलिमेंट का, और अगर नहीं हो रहा तो क्या है, उनके लिए वैलिड हो पाएंगी थी ये कंसेप्ट, नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर हमने नया कंसेप्ट दिया, क्यों, क्योंकि हर रिएक्शन ऐसी नहीं होती जिसमें एडिशन या रिमूवल हो रहा हो किसी एलिमेंट का, तो इसकी वजह से हमने नया कंसेप्ट दिया। नया कंसेप्ट का नाम था मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट हमारा बेस था बेस्ड अपॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस पर बेस था। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे दो चीजें हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या मतलब है, या तो देना इलेक्ट्रॉन या लेना, दो ही तो मतलब हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन को देना या लेना। तो देना और लेना दो प्रॉपर्टी हो गई। इन्हीं दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक को हमने ऑक्सीडेशन कह दिया, एक को रिडक्शन कह दिया। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको कह दिया ऑक्सीडेशन। और ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसे कह दिया रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये बात अगर हमें समझ आई तो ये बात इसके बाद आई। अब हम इस पे क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, Zn है प्लस Cu2 प्लस है, ये मिलके हमारा बना रहा है Zn2 प्लस प्लस Cu। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। अब इसमें देखें तो इसमें देखो हम पहले तरीके से नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एडिशन और रिमूवल किसी का हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम दोनों कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, एडिशन और रिमूवल नहीं है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। इसीलिए मॉडर्न कंसेप्ट हुआ। मॉडर्न कंसेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ठीक है, अब हमें ये तो छोटी क्लास से पता है, जब जिंक से जिंक 2 प्लस में जा रहा है, जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस में, इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ही तो जाएगा ये जिंक 2 प्लस में। बिल्कुल, तो ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जिंक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, सिंपल। ऐसे Cu2 प्लस से Cu जा रहा है, तो Cu2 प्लस पॉजिटिव से जा रहा है न्यूट्रल में, मतलब दो इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे ना, तो क्या हो रहा है, नंबर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, सिंपली बताना है गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब क्या हो रहा होगा, Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा होगा। तो लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, जिंक Zn पूरा लिखोगे, ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ Cu नहीं Cu2 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ध्यान से समझो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अभी धीरे धीरे आगे चीज़ आएंगी वो थोड़ी इससे ज़्यादा टफ होंगी, लेकिन हम तरीके से करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ बना NaCl, ठीक है। अब देखो, हमें पता है NaCl जो होता है, NaCl में क्या Na प्लस आयन होते हैं और Cl माइनस आयन होते हैं। ये कोई ऐसे बड़ी बात तो है नहीं कि कुछ नई बात है, कुछ तुम लोगों को सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर ये हो रहा है तो इतना पता है, Na यहाँ Na से Na प्लस बना, Na से Na प्लस बना मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन का, ये तो हुआ ही होगा ना, जब Na से Na प्लस बना तो इसका मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और Cl2 से Cl माइनस बना, Cl2 से Cl माइनस बना मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। बिल्कुल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, Cl से Cl माइनस बना, तो अगर नेगेटिव चार्ज आए तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा ना, बिल्कुल हुआ होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो गया, Na की Na प्लस, Na का हो गया, और रिडक्शन किसका हो गया, Cl2 का। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अगर ये बात भी हमें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि क्लासिकल कंसेप्ट उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको कहा था हमने
ऑक्सीडेशन। फिर देखा हमने उसका मॉडिफिकेशन, जो हमने उसमें क्या करा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उसको क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन कह दिया। फिर हमने मॉडर्न कंसेप्ट देखा, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और इन सभी के उल्टे हमारे रिडक्शन हो जाएंगे। एक चीज़ तुम ध्यान रखो, दूसरी चीज उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया, तो अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या हर जगह लग जाएगा? देखो, क्या मॉडर्न कंसेप्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या आयंस इन्वॉल्व है? बताओ, आयंस इन्वॉल्व है कि नहीं है? एग्जांपल से भी तुम्हें पता लग रहा है Na+Cl- आयंस इन्वॉल्व है। तो आयंस इन्वॉल्व है, लेकिन क्या सभी रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होते हैं? ऑब्वियसली नॉट। ओनली आयनिक रिएक्शंस में आयंस इन्वॉल्व होंगे। तो सिर्फ आयनिक रिएक्शंस में ही आयंस इन्वॉल्व हैं, और आयंस में ही, इसमें ही हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है, इट इज ओनली वैलिड फॉर आयनिक रिएक्शंस। आगे लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो नोट फिर से, नोट करके लिखते हैं। सो मॉडर्न कंसेप्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई oxidation and reduction in ionic reactions only। ठीक है, अच्छा, सो इसके लिए अब हमने नया मेथड दिया। सो टू आइडेंटिफाई oxidation and reduction in all reactions, a new concept was required, which is ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है हमारा, यानी कि क्लासिकल कंसेप्ट, फिर उसका मॉडिफिकेशन, फिर मॉडर्न कंसेप्ट, ये तीनों ही फुल प्रूफ मेथड नहीं थे, लेकिन अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ेंगे, और ये फुल प्रूफ मेथड है, और हमें सारा अब जो काम करना है वो ऑक्सीडेशन मेथड से ही करना है। हमें अब अलग अलग मेथड यूज़ नहीं करने हैं, अनलेस हमसे कोई मेथड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले बात ये तो समझ में आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या भला है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड लिख लो, कंसेप्ट लिख लो, कुछ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं अभी तक, क्लासिकल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, तो ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट लिख लो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है पहले तो देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक में आता है, काफ़ी आता है इनफैक्ट इनऑर्गेनिक में, और यही पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है चैप्टर का। ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना आना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको हम शॉर्ट में कई बार ON भी लिखेंगे, क्योंकि बहुत जगह यूज़ आने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है चैप्टर का। पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं कि होता क्या है, उसके बाद इसकी बात करेंगे थोड़ी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन कहती है कि द एवरेज, ध्यान से सुनना, द एवरेज चार्ज पर एटम, द एवरेज चार्ज पर एटम possessed
by the average charge possessed by an element in a species is called oxidation number of that element in that species। इसका मतलब कि एवरेज चार्ज निकालना होगा हमें पर एटम। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि एवरेज चार्ज पर एटम हमें निकालना होगा। ठीक है, ए एलिमेंट का निकालना होगा कि क्या एवरेज चार्ज पर एटम। अब एलिमेंट में तो कई सारे एटम हो सकते हैं एक एक तुम्हारे स्पीशीज में, और स्पीशीज क्या हो सकती हैं, स्पीशीज तुम्हारी वही हो सकती हैं। स्पीशीज हम पढ़ तो चुके हैं, स्पीशीज क्या हो सकती हैं, स्पीशीज या तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, आयन होंगे। ठीक है, स्पीशीज क्या हो सकती है, स्पीशीज हमारी इधर एटम्स या फिर हमारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह। ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिख लो, और या फिर आयंस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज चार्ज पर एटम पोजेस्ड बाय एन एलिमेंट। अच्छा, तो मतलब इससे समझ आया कि एवरेज चार्ज पर एटम निकालना है। निकालना किसका है, एलिमेंट का निकालना है। ठीक है, और निकालना किस में है, स्पीशीज में निकालना है। एवरेज चार्ज पर एटम निकालने की बात समझ आ गई। निकालना किसका है, एलिमेंट का निकालना है। निकाल किस में निकालना है, स्पीशीज में, जो गिवन स्पीशीज होगी। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। ठीक है, तो उस गिवन स्पीशीज में हमें एवरेज चार्ज पर एटम निकालना है एलिमेंट का। तो अब एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसकी प्रॉपर्टी हुई, एलिमेंट की या स्पीशीज की। ऑब्वियसली एलिमेंट की हुई, क्योंकि एवरेज चार्ज पर एटम हम निकाल किस करें, एलिमेंट का ही तो निकाल रहे हैं। तो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट भी है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल तो एलिमेंट कर रहे हैं, निकाल उस स्पीशीज का, भले उस स्पीशीज में निकाल रहे हैं, लेकिन उस स्पीशीज में निकाल किस करें, एलिमेंट का। ठीक है, एवरेज चार्ज पर एटम। ठीक है, अच्छा अब ये चार्ज आता कैसे है ये चार्ज कैसे आता है, देखो दो तरीके से आ सकता है। एक तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे। उसमें जैसे कि अभी हम ऊपर देख रहे थे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था कि दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करा तो Zn2+ बन गया, इस टाइप से। तो एक हो सकता है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ रहा है। दूसरा चार्ज आ सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कैसे, कि मान लो कि दो हमारे एटम थे, दो एटम, एक ऐसे एक ए एटम था, ऐसे ऐसे ही ले लेता हूँ, एक ए एटम था, ए, और दूसरा बी एटम था। अब ए और बी एटम में क्या हुआ, इन दोनों में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा। अच्छा, अब ये शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सपोज कोई डिफरेंस है, डेल्टा ई एन है, तो ये एक तरफ मान लो मैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी की है वो ज़्यादा है ए से, तो क्या करेगा, बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इस पेयर को खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींच रहा है, तो एक तो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का किसकी तरफ से था, एक तो बी की तरफ से ही था। अच्छा, लेकिन क्या ए वाला इलेक्ट्रॉन भी उसने अपनी तरफ खींच दिया, तो क्या इसके ऊपर -1, यानी कि वही पार्शियल, जो हम पहले बात करते थे कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो इसने ये अपनी तरफ, इसकी टेंडेंसी है क्योंकि इस तरफ खींचने की, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और जब ये खिंच जाएगा इधर, तो इस पे -1 चार्ज है और इस पे +1 चार्ज है। सिंपल बेसिक बात है। तो दो तरीके से हमारा चार्ज डेवलप हो सकता है एटम पे, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बिटवीन बॉन्डेड एटम, जो अभी मैंने बताया, और दूसरा एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो लिख लेता हूँ, इन अ स्पीशीज चार्ज ऑन एटम्स इज डेवलप्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन bonded atoms or due to transfer of electrons। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये बात हो गई, तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, कौन सा लें, सिंपल लेते हैं, H2 लेते हैं। ठीक है, H2 है हमारे पास है, तो H2 पहले तो कैसे बना होगा, देखो सिंपल हमारा कैसे बना होगा, क्या एक हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ उसने शेयर कर लिए होंगे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस वाले H की तरफ से, एक इस वाले H की तरफ से। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे ही बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब क्या इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? नहीं, दोनों तो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो इसमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो क्या कोई खींचेगा अपनी तरफ, जैसे वही होता है ना, जो रस्सी खींचने वाला गेम होता है टग ऑफ वॉर, उसमें ऐसी तो होता है कि एक तरफ, एक इधर से खींचता है, एक इधर से खींचता है, तो अब यहाँ दोनों तरफ ताकत क्या है, सेम है, दोनों तरफ सेम ताकत से खींच रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी उसी ताकत से खींच रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी उसी ताकत से, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे। इस पे एक अगर एक ज़्यादा खींच लेता है तो उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, और एक नहीं खींच पाता उतना तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो ज़्यादा खींचता वो अपनी तरफ कर लेता इलेक्ट्रॉन को, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता। अब ये इसमें तो कोई अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, हर पे जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। तो लिख लो इसके ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ चार लिख देते हैं। ठीक है, ज़ीरो। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, एवरेज चार्ज पर एटम। और किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी। दिस इज द वे वी कैलकुलेट द एवरेज। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, एलिमेंट का निकालते हैं, याद है, प्रॉपर्टी एलिमेंट की, एच इन दैट स्पीशीज, हर स्पीशीज में अलग अलग भी हो सकती है, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज चार्ज पर एटम है ना, सम ऑफ चार्ज ऑफ ऑल एटम, चार्ज का एवरेज निकालना है, तो सम ऑफ दैट प्रॉपर्टी, हर एटम पे एच का चार्ज निकाल के ऐड कर देंगे अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ एच एटम्स। ठीक है, इस केस के लिए बताया मैं तो, मैंने टोटल नंबर, बाकी करना क्या, यही करना है। एलिमेंट बदल जाएगा तो अलग अलग एलिमेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो सम करें, अब देखो क्या, ईच हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, जीरो, एक पे जीरो है, दूसरे पे भी जीरो है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, दो हैं, दो ही हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस स्पीशीज इन H2 कितना हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे यही समझ आया कि जो हाइड्रोजन एटम है, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, बेसिकली हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका H2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो होगा। क्या अलग अलग, क्या क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हर स्पीसीज में जीरो होगा, नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन H2 में जीरो होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, और एवरेज निकालने का भी अपना बेसिक तरीका। ठीक है, एक बात और, ये जो इस पे चार्ज था, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो एवरेज चार्ज पर एटम था, एवरेज चार्ज पर एटम, लेकिन क्या इस पे चार्ज है, इस एच पे कुछ चार्ज हो सकता था, मतलब इस समय जीरो है लेकिन कुछ चार्ज हो सकता था, और इस पे भी कुछ है, हो सकता है कि कई बार इन दोनों पे अलग अलग चार्ज आता, मतलब अगर एक कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसमें दो दो हाइड्रोजन एटम है, और उसमें अलग अलग चार्ज आ रहा है इन पे। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्चुअल चार्ज ऑन ईच एटम,
यानी कि ये एक एटम पे जो चार्ज हुआ, एक्चुअल में जो चार्ज है, एवरेज नहीं, जो एक्चुअल में जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक्चुअल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ अ एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसमें 0। इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। तो उसमें हर हमें एटम को सेपरेटली कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे हम एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि एवरेज चार्ज हो गया, एवरेज चार्ज पर एटम हो गया वो ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअल चार्ज ऑन ईच एटम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और एवरेज चार्ज पर एटम हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा HCl। अब देखो HCl है, HCl कैसे बना होगा? वैसे ही बना होगा, याद करो, हाइड्रोजन और Cl। अब इसमें तो हमें पता है कि Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो Cl अपनी तरफ खींच लेगा, और Cl अगर अपनी तरफ खींच लेगा तो Cl पे चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? -1 आएगा। ठीक है, Cl पे -1 चार्ज आ जाएगा और H पे +1 चार्ज आ जाएगा। Cl ने अपनी तरफ खींच लिया। तो अब क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं? हमने अगर इस पे पूछे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो सीधा -1 बता देंगे, H की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो सीधा +1 बता देंगे, क्योंकि तो एक्चुअल चार्ज है। लेकिन अगर हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर, सपोज H का निकालना है, तो H का क्या था? सम ऑफ ऑल चार्ज ऑफ H एटम। तो एक ही एटम है तो उस पर कितना चार्ज है? +1 है। एक ही एटम है तो अपॉन 1 हो जाएगा, तो सीधा +1 ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर Cl माइनस का निकालना, Cl का निकालना है तो क्या होगा? ठीक है, Cl का है तो -1 आएगा, -1 चार्ज है, एक ही Cl एटम है, और डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो -1 आ गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा हो तो पहले भी ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर जो है वो 0 ही थे। इसमें देखो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, नंबर भी +1 था। Cl की भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी, नंबर भी -1 है। लेकिन क्या होता है, कई मोस्ट ऑफ द केस में भले ही सेम है, लेकिन कई बार अलग अलग भी आ जाती है। तो पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस कि एक्चुअल चार्ज जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो एवरेज चार्ज है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर सम ऑफ ऑल चार्ज ऑफ एटम जिनका हो और टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर की हमें नॉलेज होनी चाहिए बस। स्ट्रक्चर की नॉलेज के लिए पीरियोडिक और बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीरियोडिक बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आप बना ही लोगे। ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर सबको पता है, ऐसा होता है। ठीक है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमारा क्या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? अच्छा, एक बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जब वो खींच रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो उसके खुद के शेयरिंग की वजह से था, और एक उसने एक्स्ट्रा खींच लिया जिसकी वजह से उसके ऊपर -1 चार्ज आया। तो मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो क्या दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -2 चार्ज आ जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कितना? +3 और -3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा और ये 3 यहाँ से जाएंगे, तो 3 यहाँ से गए तो इसकी वजह से इधर +3 और -3। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से +1 तो डबल बॉन्ड की वजह से +2 -2, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? -2। कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा? +2। अब फिर इस बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना? -2। कार्बन के ऊपर कितना इस बॉन्ड की वजह से? +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के सब इन दोनों की निकाल लो भाई। ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकाले पहले? चलो कार्बन की निकालते हैं। तो कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है? +2 दो, इधर से +2 आया था, उधर से +2 आया था, तो +2 हो जाएगा। तो और कितना हो जाएगा? ये +4 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। तो आंसर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही थी? वो भी +4 आ रही थी, क्योंकि इधर से +2 था, इधर से +2, तो एक्चुअल चार्ज भी कितना है? +4 ही है। ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर किसका देखो? ऑक्सीजन का देखो, तो कितना? -2 है, -2 है, और दूसरे के ऊपर भी चार्ज -2 है, तो दोनों का चार्ज देख लिया, डिवाइड कर दिया किससे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो कि 2 है, तो आंसर कितना है? -2 है।
ईच ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 थी, ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें ठीक से करनी है, ठीक है। तो कोई इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए और यही मेथड हमें लगाना है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं HCN। HCN है तो HCN का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर है ये तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। HCN। अब देखो, अब नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली नाइट्रोजन। तो एक बॉन्ड की वजह से +1 -1, दो बॉन्ड की वजह से +2 -2, तो तीन बॉन्ड की वजह से -3 और +3। ऐसे ही हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन होता है। तो कार्बन होता है तो कार्बन के ऊपर -1, इसके ऊपर +1। अब देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही रिलेटेड टर्म है। नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी बात करें नाइट्रोजन की -3, कार्बन की बात करें तो कितना +3 -1 यानी कि +2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालें? सपोज H का निकालें। H पे चार्ज कितना है हर एटम पे? +1, क्योंकि एक ही एटम है तो कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं है, +1/1 +1 ही आएगा। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालें? अब कार्बन का निकालें तो कितना चार्ज है? -1 +3, -1 +3 अपॉन में कितना है? एक ही कार्बन है तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें अब नाइट्रोजन का तो कितना? -3/1, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन एटम है उस पे चार्ज -3 है, तो एवरेज भी वही रहेगा। जब एक ही है तो एवरेज क्या? वही है आंसर। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही आई। तो जैसा मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब एक बात लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इवन फ्रैक्शनल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है? क्योंकि एवरेज चार्ज होता है हमारा, एवरेज चार्ज पर एटम। तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 तो हो ही सकती है, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं तो एवरेज तो कुछ भी फ्रैक्शनल डेसिमल में भी आ सकता है, एवरेज तो हमारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक जितना हमने देखा, देखो क्या 0 आई थी। H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? 0 आया था। HCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? माइनस आया था, तो माइनस। और इसमें HCl में H का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आया था। तो 0 भी देख लिया, पॉजिटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, लेकिन अभी तक फ्रैक्शनल का कोई एग्जांपल नहीं देखा। तो फ्रैक्शनल का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है हमारा C3O2, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फिर वही हमारा केमिकल बॉन्डिंग से ही आएगा स्ट्रक्चर, तो ठीक है। तो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं बना देता हूँ, ठीक है। C3O2, ठीक है। तो C3O2 ये हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर हम वही निकालें हमारा, जैसे अभी तक निकाल रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन तो -2 +2 आ जाएगा। अब तो जल्दी जल्दी कर दूँ, ऐसे इधर भी -2 +2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो दोनों की तो वजह से क्या 0 0 आएगा, क्योंकि तो सेम ही बॉन्ड है ना। सेम बॉन्ड में तो 0 0 आएगा। इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसलिए ऑक्सीडेशन मतलब इसकी जो स्टेट आई वो इसमें इस बॉन्ड की वजह से जो आया वो 0 आया। क्यों? इस वजह से आया क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं था, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब डबल बॉन्ड की वजह से था तो +2 -2 आ गया। अच्छा, इसमें जब ऐसा बस कार्बन कार्बन देख के नहीं, कार्बन कार्बन इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन भी निकाला करो। सिर्फ ऐसी कि कार्बन कार्बन है तो ऐसा नहीं कि देखते ही बस इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है,
कार्बन का और मतलब कार्बन कार्बन है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि हमें पता है क्योंकि ये दोनों sp कार्बन है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू sp2 कार्बन, इन कंपैरिजन टू sp3 कार्बन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड या फिर मतलब हम कह सकते हैं दो डबल बॉन्ड वाला ऐसा है इस टाइप का, यानी कि sp कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में जो डबल बॉन्ड वाला है और उसकी डबल बॉन्ड वाले की उससे ज़्यादा है जिसकी सिंगल बॉन्ड वाला है, यानी कि sp3 वाले से। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ साइड में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो अगर हमारा सेम एलिमेंट है, मान लो कार्बन है, कीपिंग द एलिमेंट कांस्टेंट, तो sp3 वाले की ज़्यादा होगी देन sp2 की, देन सॉरी sp की ज़्यादा होगी देन sp2 की ज़्यादा होगी देन sp3 की। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जनरली तुम्हें ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाला मिलता है, इसमें जनरली डबल बॉन्ड वाला मिलता है। दोनों टब डबल बॉन्ड हो गया तो sp2 नहीं sp हो जाएगा और इसमें सिंगल बॉन्ड वाला मिलता है। ठीक है, तो ये बात हमें पता है। अब तो ऐसे नहीं कि कार्बन कार्बन देखते ही दोनों तरफ 0 0 लिख दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, दोनों sp आया तब 0 0, बिना देखे एकदम कोई दिक्कत नहीं, बिना एकदम ठोक बजा के लिखो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एलिमेंट सेम है, कांस्टेंट रखा है, तो sp की ज़्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ठीक है, तो ये बात हमें बॉन्डिंग से समझ में आती है। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा। तो अब मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर पहले निकालूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालूं मैं, यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालूं, ऑक्सीजन की पहले निकालता हूँ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो देखो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई -2 और इस ऑक्सीजन की क्या हुई -2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई -2, एक की -2 दूसरे की -2, क्योंकि इट इज द एक्चुअल चार्ज पोजेस्ड बाय ईच एटम। तो इसका इंडिपेंडेंट लिखेंगे हर का, तो -2 और इसमें कार्बन की क्या है, कार्बन की देखें तो इस वाले कार्बन की क्या है +2, +2 +0 क्या हो गया +2 ही हो गया। ऐसे इधर भी कितनी हो गई +2 हो गई, और बीच वाले कार्बन की कितनी हो गई 0 हो गई। तो दो कार्बन की हो गई +2 और एक की हो गई 0। ठीक है, तो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं अब। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या, एवरेज चार्ज पर एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले किसका निकालते हैं, ऑक्सीजन का ही निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या है हमारा अ, हर एटम पे चार्ज देख लो और उसको ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, तो कितना है -2, इस पे है -2, इस पे है -2, तो ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, -2 ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, और टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हैं कितने, 2 हैं। तो आंसर क्या आ गया -2 ही आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही थी, नंबर भी यही थी, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का क्या आएगा, कार्बन का कैसे आएगा, कार्बन का देखो, कार्बन का इस पे कितना है +2 है, इस पे कितना है 0 और इस पे कितना है +2, तो सीधा सीधा लिख दूँ +2 +0 +2, ये हो गया टोटल चार्ज ऑन कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम पे चार्ज निकाला, उस पर ऐड कर दिया। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि है 3, तो कितना आ गया +4/3, यानी कि फ्रैक्शनल आ गया। तो फ्रैक्शनल इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग थी, एक दो की थी +2 और एक की थी 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा फ्रैक्शनल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये जो मैंने sp वाला कॉन्सेप्ट बताया कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी sp2 से और उसकी ज़्यादा होगी sp3 से, प्रोवाइडेड हमने सेम एलिमेंट कंसिडर करा है। कार्बन का केस इसमें करा था तो कार्बन का ही केस में वैलिड है। ऐसे नहीं कि आप किसी एलिमेंट का sp देख रहे हो, किसी एलिमेंट का sp3 देख रहे हो, उसमें नॉट नेसेसरली वैलिड हो गई बात। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं Na2S4O6। फिर से देखो, अभी स्ट्रक्चर तो बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर तो ये सब सिखाए जाते हैं बॉन्डिंग में भर भर के, स्ट्रक्चर पे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसका कैसे बनेगा, देखो पहले तो ये बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, रुको,
इसमें बनेगा ऐसे, सल्फर 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 सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, और इधर ओ, इधर Na, इधर ओ, इधर Na। अब सब निकाल लें ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अब तक कर रहे थे वैसे ही बॉन्ड के निकालते हैं एकदम बढ़िया से। ठीक है, निकालते हैं। तो इधर इधर का बॉन्ड तोड़ेंगे तो Na मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो इधर -1 आ जाएगा, इधर +1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो सिमेट्रिकल चीजें हैं तो साथ साथ इधर भी लिख दूं -1 +1, बोलो। ठीक है। अच्छा, अब इधर का तोड़ो ऑक्सीजन सल्फर का, ऐसे ही ये भी ऑक्सीजन सल्फर का तोड़ो, तो ऑक्सीजन सल्फर का अगर तोड़ोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 सल्फर के ऊपर +1। ठीक है, ऐसे ही इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर -1 सल्फर के ऊपर +1। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इन सब को तोड़ो, इन सब में तो क्या सिमिलर, इन चारों सल्फर और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में सिमिलर चीज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, सल्फर से, तो दो बॉन्ड की वजह से क्या -2 आएगा इसके ऊपर, और इस सल्फर के ऊपर +2 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो -2 +2 सब जगह लिख दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा अब अब देखो सल्फर सल्फर है, तो मैंने पिछली देर जब इतनी बात करी तो तुम्हारे दिमाग में इतना तो आएगा ही कि इसमें देखें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस सल्फर की क्या है जो हमारे ऑक्सीजन से इतना ये कनेक्टेड है, इसकी क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है हमारी कितनी, sp3 है। सिमिलरली इस सल्फर की भी sp3 है। ठीक है, अब देखते हैं बीच वाले दोनों सल्फर की कितनी है, इतना तो समझ आ रहा है दोनों सेम है। इस सल्फर की कितनी हुई, sp, बिल्कुल sp नहीं होगी। ठीक है, sp क्यों नहीं हुई, क्योंकि देखो दो बॉन्ड बनाए। ठीक है, किस ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो अगर दो बनाए, दो बॉन्ड बनाए, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दो चले गए बॉन्ड बनाने में, तो 4 बचे, तो दो लोन पेयर कौन गिनेगा, तो ये दो दो बड़े बड़े जो है ये लोन पेयर भी तो गिनने पड़ेंगे। sp बस लिख दिया ऐसी sp उठा के। ठीक है, sp है कि sp3 है, sp3 है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है कि नहीं है, अगर गड़बड़ कर देते, इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस कंसिडर कर देते, तो आंसर गलत आता फिर, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। तो अब sp3 है दोनों, तब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वजह से दोनों में आपस में कितना आएगा, इधर इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। ठीक है, ऐसी इस दोनों की वजह से भी इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। ठीक है, बिल्कुल। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पहले किसका लिखे, चलो सोडियम का लिख देते हैं। सोडियम का तो क्या देखो, इधर इधर सोडियम का, दो जगह सोडियम है, दोनों जगह क्या है, +1 है, तो +1 है, तो +1 का एवरेज भी लेंगे तो क्या होगा, +1 ही होगा, सीधा भी लिख सकते हैं चाहो तो, लेकिन हम सिंपल कर लेते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, तो +1 हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अब किसका लिखना है, ओ का लिखते हैं, चलो ओ का लिखें। तो देखो ये जो ओ है इसके ऊपर कितना है, -2। अच्छा, और ये इस ओ के ऊपर -2, इस ओ के ऊपर भी -2, और ये इस वाले ओ पे भी -2, इस वाले ओ पे भी -2, इस वाले ओ पे भी -2, और इस वाले ओ पे भी -2। तो क्या हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, 4 डबल बॉन्ड वाले और 2 सिंगल बॉन्ड वाले, क्या सभी पे हमारा -2 है, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो 6 हमारे पास है -2 वाले, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 6 इंटू -2 अपॉन टोटल ऑक्सीजन एटम, और जो कि हैं कितने, 6, तो -2 आ गया। हमने दिमाग से भी वही सोचा था। ठीक है, लिख के भी वही कर लिया। एक और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, किसका, सल्फर का, जो सबसे जो मोर कॉमनली यही पूछा जाता है। ठीक है, सल्फर का कैसे निकालोगे, देखो सल्फर का इधर इसके देखो इधर कितना है, क्या, +5 है, +2 +2 +1 और 0, +5 हो गया। ऐसी इस वाले का भी कितना हो गया, +2 +2 +2 +1, और इधर वाला हमने करा नहीं था, बात वही है, ये भी sp3 है, तो दोनों की वजह से इधर इधर भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, +2 +2 +1 और 0, +5 ही हुआ। ठीक है, तो ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर कितना है, +5 है, और बीच वाले दो सल्फर की बात करो तो उनके ऊपर कितना है, 0 है। ये हमारे पास 4 हैं, तो +5
प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन कितने, ये टोटल चार्ज हो गया अपॉन टोटल सल्फर एटम जो कि है 4। तो आंसर कितना आ गया है, प्लस का 2.5। तो 2.5 अगर आ गया तो फ्रैक्शनल भी आ गया और हमने कॉन्सेप्ट भी समझा कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया, तो फिर कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो, हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखो अगर सेम एटम है तो। फिर ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज़्यादा sp2 से, sp2 की ज़्यादा sp3 से, देन कंसिडर करो और आपका सिंपल तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, हो गया ये चीज़, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब एक बात लिखते हैं। बात क्या लिखें कि एन एलिमेंट कैन शो, ध्यान रखना कैन लिखा है, विल नहीं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज क्या हो सकती है, वो एटम मॉलिक्यूल आयन, मतलब अलग अलग हमारा स्पीशीज में एक एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है, हो सकता है उसका। अब ये हमने देख कर चुके हैं। H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। कैसे लिखते हैं, देखो इसे मैं बता भी देता हूँ लिखते कैसे हैं। ऐसे ऊपर ऐसे लिख देते हैं चार्ज, तो वो ऐसे 0 लिख देंगे बस इस तरीके से। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना ऊपर लिख देते हैं ऐसे। ऐसी HCl में कितना था, HCl में याद करो, Cl HCl का बॉन्ड था, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अपनी तरफ खींचेगा तो H एक बॉन्ड की वजह से H के ऊपर कितना आएगा, +1। ठीक है ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड NaH होता है, तो NaH तो ऐसे सोच सकते हो ना नॉर्मली, इसमें NaH है तो NaH है तो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन है इस केस में, क्योंकि ये तो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना हाईली, तो मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सोडियम हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो -1 इसके ऊपर आएगा, +1 सोडियम के ऊपर आएगा। तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर कितना आया, -1 आया। तो हाइड्रोजन ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग आयंस में, अलग अलग स्पीशीज में कह सकते हैं, एक वर्ड में बोले तो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि हर एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर रखे। कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में फिक्स्ड रहता है, उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, एक हमने देखा था अभी CO2 में कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितने आई थी, हमने निकाला था, स्ट्रक्चर भी बनाया था, +4 आई थी। ठीक है, +4। ऐसी बात करें अगर हम CH4 की, तो CH4 में कितनी आएगी, नहीं आ रहा समझ में, बना लो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कार्बन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन कैसे 4 बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली कार्बन है, तो हर बॉन्ड की वजह से कार्बन के ऊपर कितना आएगा, -1 और H के ऊपर आएगा +1, तो हर बॉन्ड की वजह से -1 आ रहा है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर हर बॉन्ड की वजह से -1 आ रहा है, तो कार्बन के ऊपर कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चार्ज कर लिया, -1 -1 -1 -1 -4 हो गया अपॉन, है तो एक ही एटम तो -4 ही रहेगा। ठीक है, और ईच H के ऊपर कितना होगा, यानी कि हाइड्रोजन का अगर हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो +1 है 4 के ऊपर, और 4 ही हमारे पास क्या है, एटम है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा इसमें, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही कार्बन CO2 में +4 में है और CH4 -4 में है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से।